बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नाज़रीन, जब हम कायनात के इन मुख्तलिफ रंगों को देखते हैं और जब कायनात के इन तमाम कुदरती नज़ारों पर एक नज़र दोहराते हैं, तो जब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीज़ों को तख्लीक किया, खूबसूरत दुनिया बनाई, कायनात बनाई, ये ज़मीन और आसमान बनाए, और सबसे बढ़कर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में एक चीज़ बनाई जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, तो वो है इंसान। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक किया तो उस वक्त इब्लीस से कहा कि इसे सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और वो जन्नत से निकाला गया। तो इसका ये मकसद, ये मतलब हमें पता चला कि आग से बना हुआ शैतान, नूर से बने हुए फरिश्ते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे सबसे ज्यादा अहमियत दी वो मट्टी से बना हुआ इंसान है, और इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। जब हम देखते हैं कि किस तरह से तमाम जानदारों में वो इंसान ही है कि जो आज ऊंची ऊंची इमारतें बनाता है, साइंसी तख्लीक करता है, साइंसी इजादात करता है, तालीमी मैदान में आगे है, तो वो है अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को दुनिया में पैदा किया तो उसे इल्म सिखाया, यानी कि जब हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में जो पहली वही नाजिल हुई, उसका पहला लफ्ज़ ही इक़रा था, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। इससे हमें ये पता चला कि इस्लाम की बुनियाद, इंसान की बुनियाद, दीन की बुनियाद, दुनिया की बुनियाद इल्म पर है। और जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इल्म हासिल करने का हुक्म दिया, हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में इल्म हासिल करने पर जोर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है अक्ल वालों के लिए कि इल्म हासिल करो, इल्म फैलाओ। तो नाज़रीन, जो इस हवाले से ही हमारे जो आज के मेहमानाने गिरामी हैं, मेहमानाने खुसूसी हैं, वो इल्म फैलाने वालों में से हैं, इल्म की बुनियाद को आगे बढ़ाने वालों में से हैं, इल्म की शाखों को मजीद आगे फैलाने वालों में से हैं, और इल्म के फलदार दरख्त से सबको इस्तिफादा देने वालों में से है। तो जो हमारे आज के मेहमानान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका तारुफ जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मिस्टर बिलाल मेमन, जो कि डायरेक्टर इंपीरियम एकेडमी है, साथ ही डायरेक्टर बीएस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ ही तकाफुल एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट EFU, साथ ही एडवाइजर हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके साथ चेयरमैन हायर एजुकेशन सब कमेटी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, साथ ही वाइस चेयरमैन हालार जनरल जमात यूथ फोरम, और साथ ही एजुकेशनिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर हैं मिस्टर बिलाल मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ काफ़ी कीमती वक्त आपने निकाला है, बहुत ही मसरूफियात हैं, क्योंकि आपकी अपनी एम्पेरियम जो एकेडमी है उसमें आपकी क्लासेस चल रही होती हैं, लेकिन हमारे एक इनविटेशन पर आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू। इनके साथ ही जो हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब अनस शाहिद साहब, जो के को फाउंडर द एम्पेरियम एकेडमी, साथ ही क्वालिफाइड टीचर विद B.Ed, जो के पेशे से एक ही बहुत ही अच्छे टीचर हैं, अच्छे उस्ताद हैं, और इनकी बहुत तारीफें सुनी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। और बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया मुझे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे जनाब बिलाल मेमन के साथ, जो है गुफ्तगू का आगाज करते हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि आप तालीमी मैदान में किस तरह से आपने ये सोचा कि मुझे तालीमी मैदान में जो है स्टूडेंट्स को बहुत आगे ले जाना चाहिए, और किस तरह से इल्म से रूशनास करवाने का सफ़र किस तरह से शुरू किया, कहाँ तक ये सफ़र पहुँचा? अच्छा, मैं थोड़ा सा एक अपना तालीमी बैकग्राउंड में दे दूँ। मैंने A लेवल्स किया, AS लेवल किया। AS लेवल करने के बाद मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री ली, और तकरीबन 2015-16 के दरमियान में वापस आ गया। फिर इसके बाद ऑब्वियसली जॉब, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में अपना करियर परस्यू करने से बेहतर मैं ये समझा कि मैं बिज़नेस में कदम रखूँ।
बिज़नेस में जब कदम रखा तो मेरे वालिद साहब ने, जो कि हर वक्त मेरे सपोर्टर रहे हैं और मेरे साथ साथ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि यू आर वेरी क्वालिफाइड, व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग। और ऑब्वियसली बिज़नेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं हमेशा से इंजॉय करता आ रहा था और अपने आप को मैंने उस पर स्किलफुल भी बड़ा बनाया हुआ था, ठीक है। तो मैंने फिर बिज़नेस स्टडीज़ की टीचिंग शुरू की। मैंने अपने एक टीचर थे उनके साथ कोलैब किया, सर समीर सरकार, अब वो हमारे इम्पीरियम एकेडमी के हिस्से भी हैं। तो मैंने उनके साथ ज्वाइन किया और फिर उनके सेंटर पे मैंने पढ़ाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ चीज़ें मालूम होना शुरू हुई इस इंडस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगने लगा कि यार बहुत ज़्यादा, चूँकि इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे बदतर होते जा रहे हैं, तो पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव हो गई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको कमर्शलाइज़ कर दिया, जो नॉर्मल लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हुआ ये कि फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं ख़ुद एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जिसमें हर रूप नस्ल और हर लेवल का बच्चा आके पढ़ सके, क्योंकि पाकिस्तान में इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। मुझे हमेशा से ये दुख होता था कि मैं जब इंग्लैंड में था कि यार हम लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि 2010 में जब मैंने अपना ग्रेजुएशन प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने वहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग एक फ़िनोमेना था। सारे हमारे जितने भी जो असाइनमेंट्स थे वो पोर्टल में जमा होते थे, फ़िज़िकल कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं था। हम बैठ के कुछ नोट्स नहीं बनाते थे, हम बैठ के कोई असाइनमेंट नहीं करते थे, हर चीज़ लैपटॉप पे होती थी और हम वो टीचर को ऑन पोर्टल जमा कराते थे। अब चूँकि शुरू हो चुका है ये, अब पाकिस्तान में भी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, कुछ स्कूल्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत लेट कर दिया हमने। क्योंकि रीज़न बीइंग कि जब कोविड हमारे ऊपर आया, हमने उसके बाद जाके ये जो प्रैक्टिस ज़्यादा तरीके से हमने अच्छे तरीके से उसको शुरू कर दिया। अब हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब हमारे सर पे आती है तो हम करते हैं, हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। तो अब ये जो इम्पीरियम एकेडमी है, जैसे आपने हम दोनों का इंट्रोडक्शन दिया, हमारे साथ एक और फीमेल हैं, CEO है हमारी, निदा। तो हम तीनों ने इस प्लेटफॉर्म को लेके हम मार्केट के अंदर आए हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि एजुकेशन को थोड़ा नहीं बल्कि बिल्कुल आसान करेंगे हर किसी के लिए। इसको हम लोगों तक, हर उन लोगों तक उसको लेके जाएंगे और उनके लिए एजुकेशन पॉसिबल करेंगे जो नहीं ले सकते। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे एजुकेशन परस्यू नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो हम इस तरीके का एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करेंगे कि उनके लिए भी आसानी हो। स्किल बेस्ड लर्निंग को भी इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी लर्न हो, ताकि बच्चा आगे जाके जब उसको जॉब मार्केट में वो जब उतरे तो कोई उसको ये ना कहे कि सिर्फ डिग्री है तो स्किल्स नहीं है तो हम आपको जॉब नहीं दे सकेंगे। स्किल्स भी उसके साथ मौजूद होनी चाहिए। बाहर मुल्क में हमेशा से यही मैंने देखा है कि जब बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं तो साथ में उसकी स्किल एनहांसमेंट भी कर रहे हैं, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे आर्ट्स एंड ड्रामा हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो जिसमें वो अच्छा है, या म्यूज़िक है या कुछ भी हो, उसको उसमें डेवलप करते हैं। फिर जब वो नॉर्मल जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो एंटर करता है तो उसके पास एजुकेशन डिग्री के साथ साथ स्किल भी होती है। तो अगर कहीं वो लैक करता है तो अपनी स्किल की वजह से वो इन्हांस कर जाता है। तो हम बच्चों को हर किस्म की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, या अगर उनके पास कोई काउंसलिंग इश्यूज़ हैं तो वो काउंसलिंग भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों की जानिब से। अच्छा ये बताइएगा कि सर, मैंने ये देखा कि आप जो है तालीमी खिदमत भी सर अंजाम देते हैं, साथ ही समाजी सरगर्मियों में भी माशाल्लाह से आप जो है कदम ब कदम साथ रहते हैं कि मुख्तलिफ में सोशल एक्टिविटीज़ भी कर लूँ। तो मैंने अक्सर आपको देखा है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, इस हवाले से बताइएगा। मैंने जब होश संभाला तो मेरे वालिद साहब को मैंने यही सोशल एक्टिविटीज़ करते हुए देखा है, चाहे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी जो मेमन जमात है, हलार मेमन जनरल जमात, चाहे ऑल पाकिस्तान मेमन हो, या मेमनों की कोई खिदमात हो, या मार्केटें हो, या कुछ भी हो, मेरे वालिद साहब सुर्रूर रहे हैं और आगे रहे हैं और हर किसी को उन्होंने वेलकम किया है। मैंने यही देखा है बचपन से अपने अब्बा को, और चाहे क्योंकि मैं उनसे पूछता भी था कि यार ये क्या रीज़न है इसको ये करने का, मतलब अल्लाह के लिए कर रहे हैं, माशाल्लाह, ठीक है। तो अगर हम किसी की आज मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी कल मदद करेगा। इंसान से कोई तवक्को नहीं रखनी, अपने अल्लाह से तवक्को रखनी है। तो मुझे भी ये शौक़ है कि जो आने वाली जो नस्ल है, जो फ्यूचर है, उसके लिए मैं मेहनत करूँ, उनको कुछ ना कुछ मैं। अब देखें, लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं एक आदमी से क्या होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि चलो एक आदमी तो कुछ तो सोच रहा है, ठीक है ना। हम नस्ल दर नस्ल हमने तबाही की है,
हमने इस मुल्क के लिए, इस हमारे मज़हब के लिए हमने कुछ भी नया नहीं किया, ठीक है, और कुछ भी इसको हमने इतना एक्सेल नहीं किया कि बच्चों को समझ में आए कि यार ये मुल्क क्या है, या ये जो मज़हब जो हमें थाली में सच के जो मिला है ये क्यों है। ये आज तक हमारे बच्चे और जो फ्यूचर जनरेशन है नहीं समझ सके, ठीक है ना। फिर हम ही हैं जो रोते हैं कि यार तबाह होती जा रही है नस्ल। तो रीज़न बीइंग कि हम स्लैक कर रहे हैं, हम लैग कर रहे हैं, हमने मेहनत नहीं की, हमने सुस्ती की। तो अब हम क्यों सुस्त बने, हम क्यों इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। हमें पता है कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, कोताहियाँ क्या हैं, पिछले 70 साल 75 साल से क्या चलता आ रहा है, हमें पता है। तो वाई शुड वी रिपीट इट अगेन, वाई शुड वी लेट द हिस्ट्री रिपीट, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास, अगर मेरे जैसे कुछ और लोग हैं होंगे जो कर रहे हैं काम, अगर हम इसको अगर हम ठान लें कि यार हमें सोसाइटी को चेंज करना है, हमें लोगों की परसेप्शन को चेंज करना है, तो फिर क्यों ना आगे आए हम और क्यों ना इसको लेके चलें, ठीक है। तो मेरा हमेशा से यही माइंडसेट रहा है कि जो चीज़ मैंने सीखी, जो चीज़ मुझे अल्लाह ताला ने नसीब में करी, तो मैं दूसरों के लिए भी ये करके जाऊँ। और कोई भी बच्चा हो, चाहे वो अमीर घर का हो, चाहे वो गरीब घराने का हो, क्योंकि देखें आप माशरे को ज़रा गौर से देखें, अमीर बच्चे के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो एजुकेशन की इतनी कदर नहीं है। गरीब बच्चे के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है और उसको एजुकेशन की कदर नहीं है। दोनों जगह पैसों का ही मसला है, ठीक है। अब जो अमीर का बच्चा है उसको हमें ये समझाना है कि देखो ये जो पैसा है ना, ये तुम्हें एक तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें मिला है। अगर तुम्हारे पास ना हो तो तुम भी किसी चीज़ के लिए कह सकते हैं कि बिल्कुल एक डेस्परेट हो सकते हो, ठीक है। और ऑब्वियसली गरीब के पास नहीं है, जो कि एक बहुत बैड सिनेरियो है, और उसके लिए हमें सहूलतें पैदा करनी है, नहीं तो वो नस्ल दर नस्ल ज़कात पे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का एहसास करना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखें ये मुल्क इतनी आसानी से तो नहीं बना, बड़ी कुर्बानियों से बना है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करके, ठीक है, और अपने आने वाली नस्ल को उन्हीं मसले मसाइल पे लगा दे जिस मसले मसाइल पे हमें लगा दिया गया। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, मसले मसाइल हैं, क्या कहते हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, हालात ख़राब हैं, मुल्क के हालात सही नहीं हैं। तो इन चीज़ों पे ही डालने से बेहतर है कि हम कुछ इनिशिएट कर लें, हम थोड़ा सा एहसास कर लें और कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ ज़रा चल जाए। एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, खालिद इब्न अल खुल्दूम, अच्छा, ठीक है, ही इज़ अ सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। उनका एक मशहूर कॉल है खालिद इब्न अल खुल्दूम का कि सोसाइटी जो है एक दूसरे को हेल्प करके बनती है। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी किताब में बहुत साल पहले ही, यानी कि सदियों पहले लिख दिया कि जिस दिन इस सोसाइटी के अंदर पावर की एक जुनून आ जाएगा और पैसों का जब जुनून आ जाएगा तो फिर लोग मतलबी हो जाएंगे, और फिर जब मतलबी होंगे तो सोसाइटी तबाह होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। अब हमें एहसास करना चाहिए कि एजुकेशन, हैप्पी लाइफ या खुशहाल ज़िंदगी जिसको मैं कहता हूँ, वो सबके लिए, वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास सहूलत है, ये हर किसी के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के लिए होनी चाहिए। तो सोशल एक्टिविटीज़ में कदम रखने का मकसद ही मेरा यही था, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को यही करते देखा, मैं भी यही करूँगा और आगे अपने औलादों को भी यही सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी सोच है। थैंक यू। अब जो है अनस शाहिद साहब आपकी जाने मांगी। सर ये बताइए कि आप को फाउंडर हैं इंपीरियम एकेडमी के, और साथ ही पेशे के एतबार से आप एक उस्ताद हैं, टीचर हैं। तो सर किस तरह से अपनी जर्नी का आगाज़ किया और क्या समझते हैं कि तालीमी मैदान में किस तरह से मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है? अच्छा देखें, मैंने जो टीचिंग का करियर का आगाज़ किया वो ऐसे किया कि मेरे जो नाना है वो जब आए पाकिस्तान हिजरत करके, तो वो यहाँ पे एज ए टीचर उन्होंने स्टार्ट किया, और आज भी उनकी वो जो रिस्पेक्ट है अपनी मोहल्ले में, आस पड़ोस में जो उनके शागिर्द हैं, वो आज भी उनकी जो रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे एक बड़ा क्लिकिंग पॉइंट लगा कि ये मुझे शायद करना चाहिए, क्योंकि एक किसी भी शख्स की इज़्ज़त जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने उनसे ये सीखा कि तालीम जो है ना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, सही है। आपने कामयाब होना है, आपने पैसे कमाने हैं, आपने समाजी तौर पे अपने आप को ऊपर लेकर आना है, तो आपके लिए तालीम ज़रूरी है। आज हमारे साथ मसला ये है, जैसे बिलाल भाई ने कहा कि अमीर को कदर नहीं है तालीम की, और गरीब को इसलिए कदर नहीं है उसका पैसा नहीं है हासिल करने के लिए। तो ये तालीम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा बनता जा रहा है कि लोग इससे अब जान छुड़ाने लगे, ठीक है, और इसमें आपस में मुकाबला बन गया है।
तो मेरा जो इस कदम में आने का था वो ये था कि मैं बच्चों को ये तरबियत ना सिर्फ पढ़ा सकूं, क्योंकि मैं पेशे से मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ये नहीं था कि मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊं। मेरी एक थ्योरी है कि बच्चे के लिए तालीम उतनी ही ज़रूरी है जितना उसको ज़िंदा रहने के लिए पानी। बेशक। क्योंकि अगर उसने आगे बढ़ना है तो उसको कोई चीज़ तो पता होनी चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है, इल्म हासिल करेगा तो ही वो आगे बढ़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है, इसकी सबसे बड़ी जो एक कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी जो मसला है, वो यही है कि हमारे तालीमी निज़ाम के ऊपर इतना ख़ास फोकस नहीं है। अब इस वजह से क्या है कि हमारे अंदर जो एक बैलेंस आउट हो गया हमारी इकॉनमी का, वो इस वजह से आउट हुआ है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। बेशक। अब उसका मसले का हल हमने निकाले एनजीओज़ को। अब उसका हल हमारे पास एनजीओज़ का ये आ गया कि वो ज़कात हो गई, सदका हो गया, खैरात हो गया। अब बच्चा इसी पे लग गया है तो वो बच्चा कैसे तालीम हासिल करेगा। तो बिल्कुल। हमारा जो इनिशिएटिव इम्पीरियम एकेडमी का था वो यही है कि हम उन बच्चों तक ख़ास तौर पर ये तालीम पहुँचाएँ और इतने मिनिमल हम पहुँचा सकें, मिनिमल रेट्स पे, कि बच्चे भी आराम से हासिल कर सकें, माँ बाप को भी तकलीफ़ ना हो, और इसी तरीके से जो है हम तालीम को आम कर सकें। इस चीज़ में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी। देखें, 2 पॉइंट है यहाँ पे। एक तो हमने सोशल मीडिया कंटेंट के थ्रू अर्निंग इतनी ईज़ी कर दी है, तो लोग ये कहते हैं पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। ठीक है? अच्छा। सही। सही। दूसरा, अब मेरे वाले साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एक एज पे आके कि अब तुम खुद कमाओ और ख़ुद उड़ाओ, सही। करके देखो। बिल्कुल। ठीक है? तो फिर मैंने अपने ओन पे मैंने फिर सफ़र का आगाज़ किया। हाँ, ठीक है, वालिद साहब का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, उन्होंने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अपना ख़ुद का नाम भी करना ज़रूरी है। ठीक है? वालिद साहब का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस तक मैं पहुंच नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। ठीक है? बिल्कुल। लेकिन अपना जो भी छोटा मोटा मैंने किया, करा, अपनी मेहनत से करा। ठीक है? फिर बाद में लोगों को पता चला कि हाँ, चले यार इनके बेटे हैं। ठीक है? तो फिर वो एक सिनेरियो आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो ये आती है हमारे माशरे के अंदर कि ख़ुद कफ़ील होना। ये जो हेरिटेज जो आ जाती है ना कि ऑलरेडी पीछे से पैसा आ रहा है, तो फिर लोग बोलते हैं कि यार पैसा है तो से पैसे तालीम की क्या ज़रूरत है। ये भी एक गलत, ये भी गलत सोच है, माँ बाप की गलत सोच है। तालीम हर वक्त ज़रूरी है। ठीक है? दूसरा, मैंने आपको बोला है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो अर्निंग इतनी आसान हो गई है, कोई भी उल्टा सीधा कंटेंट बना के आप अपलोड कर दो या अपनी फैमिलीज़ को दिखा दो, लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है? पैसे आना शुरू हो जाते हैं। ये भी गलत है। कंटेंट, लिटरेचर, देखिए इस्लाम हमेशा से अपने लिटरेचर के लिए बड़ा मशहूर है। बेशक। ठीक है? और अगर कहीं मैंने जहाँ पे किताब की बात की, तो इस्लाम और दीन इस्लाम के अंदर ऐसी ज़बरदस्त किताबें लिखी गई हैं और जो इतना ज़बरदस्त लिटरेचर लिखा गया है कि आपकी सोच है। ठीक है? अब कंटेंट को अगर हम थोड़ा सा इन्हांस करें तो ऑब्वियसली हम पढ़ी लिखी कौम दिखेंगे दुनिया के अंदर। बिल्कुल। ठीक है? तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक सिनेरियो ये आता है, एजुकेशन सिस्टम में रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैम्ब्रिज से पढ़ा क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता था। ठीक है? एक और कोई बच्चा होगा, वो उसने मैट्रिक सिस्टम किया क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा मैट्रिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेकार है या कैम्ब्रिज ही बहुत ज़्यादा हाई फाई है, ऐसा नहीं है। ठीक है? लेकिन कहने का मकसद ये है कि एजुकेशन सिस्टम में भी डिवीज़न है। ठीक है? सही। और डिवीज़न की वजह से हमने इन्हांसमेंट ही नहीं की एजुकेशन सिस्टम की। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जो कैम्ब्रिज का बच्चा होगा, उसने अगर आईटी टेक्नोलॉजी के आईटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो उसने टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट के बारे में पढ़ा होगा, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा होगा, उसने चैट जीपीटी उसको पता होगा, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमिज्म पता होगा। गरीब के बच्चे को ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सिलेबस की जो किताब है ना, वो कभी एडवांस हुई नहीं। बिल्कुल। ठीक है? और बीच का रास्ता हमारे पास एक है, आगा खान बोर्ड। ठीक है? तो अब इससे और दूसरा इसके अलावा जो हमने हल निकाला इन तीनों का, वो मेमन एजुकेशन बोर्ड। सही। हम कितने बोर्ड निकालेंगे? हम सबको एक तरफ करके एक अच्छा सा एक सिलेबस क्रिएट करके सबको वन प्लेटफॉर्म पे ला के क्यों तालीम नहीं प्रोवाइड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं? हमारी नीयत नहीं है ना। क्यों? आप तो कह रही हैं, आसान है कहना, करना मुश्किल है ना, इम्प्लीमेंट करना भी तो है ना। हर किसी के लिए तालीम को आम करना, हर किसी को आगे लेके आना है। सोसाइटी बिल्डिंग क्या होती है? ज़कात देना ही सोसाइटी बिल्डिंग नहीं है। आप ज़कात दे दोगे, वो ज़कात उड़ा देगा, फिर वापस ज़कात की लाइन पे आ जाएगा। ये बात तो है, क्योंकि लोग इस चीज़ को नहीं समझते। मिस्टर बिलाल मेमन के साथ जो है इस वक्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाल मेमन साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर ये बताइएगा कि बीइंग एजुकेशनिस्ट, सर ये बताइएगा बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड अ सोशल एक्टिविस्ट एंड अ सोशल वर्कर, आप क्या समझते हैं पॉलिटिक्स में आपका कोई रुझान है कि मुझे जो है सोशल एक्टिविटीज़ भी कर ली, मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मुझे पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए? मेरे वालिद साहब बिज़नेस पॉलिटिशियन तो हैं, बिज़नेस पॉलिटिक्स में उन्होंने बड़ा नाम एक है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका पॉलिटिक्स में भी लोगों से एक लिंक है, सही, ठीक है। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर मुझे मौका मिला, ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट। लेकिन एट द मोमेंट मेरा सिर्फ एक ही काम है कि आई जस्ट वांट टू enhance education through Imperium Academy, enhance those who are underprivileged, and those who are already privileged should teach them the value of education. ये मेरा सबसे पहला मकसद है। इसके बाद जो भी है देखी जाएगी इंशाल्लाह। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इम्पीरियम एकेडमी न सिर्फ इसके लिए, हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे तालीम जिन्होंने हासिल कर ली, जिन बच्चों ने, जिनके पास थी आसाइशें वगैरह, वो उन बच्चों के साथ कनेक्ट हों जिनके पास तालीम नहीं है, और आपस में बच्चों की कम्युनिकेशन बढ़े ताकि कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ हम मूव करें। क्योंकि तालीम तो हर कोई देता है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये कि एक कम्युनिटी हम डेवलप करें जहाँ पे एक पढ़ा लिखा बच्चा एक गरीब बच्चे को भी सिखाए वो चीज़ें जो उसको आती हैं, तो उससे कोलैबोरेशन बढ़ती है, उससे आपस में कनेक्टिविटी बढ़ती है, और आपस में ये जो एक हमारा जो बिलाल भाई ने कहा था रेसिज्म हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिएट हो गया, वो थोड़ा सा कम होगा। सही। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप जो है EFU लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर तकाफुल कर रहे हैं, तो सर आम इंश्योरेंस कंपनी और तकाफुल में क्या फ़र्क है, ज़रा ये बताइएगा। देखिए, तकाफुल बेसिकली मैं पूरी कंपनी का मैं एक नाम बता देता हूँ, EFU हिमायत फैमिली तकाफुल, ठीक। अच्छा जी, तकाफुल जो था वो उलमाए कराम की मशवरे से और उनकी सोच और उनकी स्टडी और रिसर्च के हिसाब से जाके फिर तकाफुल का एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। हमारे जो शरिया बोर्ड के जो एडवाइज़र हैं मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब, उन्होंने सारे प्लान्स डिज़ाइन खुद अपने उससे तरीके से किए, ठीक है, और दीन को और शरीयत को निस्बत रखते हुए उन्होंने ये सारे डिज़ाइन किए और कोशिश की है कि इसमें रिबा, गरर और किमार यानी कि सूद, झूठ और सट्टेबाजी जिसको हम गैमलिंग भी कहते हैं कि बाज़ दफ़ा, वो इंक्लूड ना हो, ठीक है। अब कन्वेंशनल इंश्योरेंस और तकाफुल में क्या है, देखिए तकाफुल आपके मौजूदा ज़िंदगी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखता है। हम चूँकि देखें अभी 25% इन्फ्लेशन रेट है, अभी 2 दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू 25% इन्फ्लेशन रेट, यानी कि जो चीज़ 100 रुपये की थी वो अब 125 रुपये की हो गई। अब मैं एक आज लाख रुपए कमा रहा हूँ बिलफर्ज, तो अगर मैं इन्फ्लेशन रेट इस पर लगा दूँ तो लाख रुपए पे 25% आप आधा इसको लेस कर दें, वो अब वैल्यू हो गई लाख रुपए की, वो डी वैल्यू हो गया, ठीक है। यानी कि कल को जो लाख रुपए में मैं अफोर्ड कर सकता था अब वो लाख रुपए की नहीं है, अब वो 2 लाख की है, और जो मेरे लाख की वैल्यू वो 80,000 है। तो मैं ऑटोमेटिकली वो जो लेवल ऑफ इनकम था उसमें मैं गिर गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि इनकम तो इंक्रीज़ नहीं हुई, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन महंगाई बढ़ गई। अब EFU हिमायत तकाफुल क्या करता है, लोगों की सेविंग के लिए, लोगों के फ्यूचर के लिए, आने वाले वक्त के लिए, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करता है, ठीक है, लोगों की इन्वेस्टमेंट की किफ़ालत करता है और फैमिली को प्रोटेक्शन देता है। अब ये मॉडल आया कहाँ से, ठीक है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, समझने में मेरे भी ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में म्यूचुअल फंडिंग का एक सिस्टम था जिसकी वजह से ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, यानी कि कारोबारों पे पैसे लगाए जाते थे कम्युनिटी के, और फिर उसी कम्युनिटी से ही पैसे उस कम्युनिटी को वापस चले जाते थे। तो अगर बिलफर्ज उस घर में या उस घराने में कोई ऊंच नीच आती थी तो वो घराना ज़कात पे नहीं जाता था, उसको ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा इस कारोबार से मुयसर हो रहा होता था। तभी मैं कहता हूँ कि बजाय हम ज़कात की तरफ जाएं, हम कुछ ऐसे सोशल इंटरप्राइज शुरू करें जिसमें ये लोग की इन्वेस्टमेंट्स लगें। इन्वेस्टमेंट्स लगेंगी तो इनके पास रिटर्न भी आएगा। महीने के अगर किसी के घर में यानी कि बगैर कुछ परेशानी के अगर 20-30 हज़ार रुपये भी आ जाए तो वो गनीमत है, ठीक है। अब EFU क्या कर रहा है, EFU जैसे कि प्लान डिज़ाइन करता है, कस्टमाइज प्लान डिज़ाइन करता है, जिसमें सेविंग प्लान्स होते हैं, जिसमें औरतों के लिए एक ख़ास प्लान है, निसा प्लान कहलाता है, फिर हस्बैंड वाइफ को कंजॉइंट प्लान करके निसा प्लान, हम सफ़र प्लान है, फिर एजुकेशन प्लान है, फिर इसके अलावा मैरिज के लिए अगर आपको
ऑब्वियसली पैसा आपने इकट्ठा करना है, तो उसके हवाले से कुछ प्लानिंग्स होती हैं। तो हम लोग कस्टमाइज प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। फिर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स इसमें जाती हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हम ऐसे सेक्टर्स में लगाते हैं जो मुफ्ती आज़म के नज़दीक हलाल है सेक्टर्स, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसमें रिटर्न आते हैं। फिर जो जितने साल का उनका प्लान होता है उस हिसाब से उनको फिर रिटर्न हम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बिलफर्ज अगर मैं आपको एक कहता हूँ कि आपसे अगर मैं कुछ अमाउंट लेता हूँ और मैं इन्वेस्ट करा रहा हूँ, अब आपको ज़रूरत पड़ रही है लेट्स जस्ट से 14 ईयर्स के बाद, अब आपको ऐसी अमाउंट चाहिए जिसमें आप घर ख़रीद सकें। अब आपको EFU के थ्रू वो चीज़ मैसर हो रही है, तो आपको क्या बुराई है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, तो तकाफुल ये चीज़ है। सही। बाज़ लोग इस पर डाउटफुल हो जाते हैं, बाज़ लोग डरते हैं, लेकिन मैं ख़ुद पर्सनली ये कहूँगा कि इससे बेहतर चीज़ और कोई नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, नॉर्मल सा बंदा जो एक नॉर्मल नौकरी कर रहा है, क्या वो कभी घर लेने का ख्वाब सोच सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो अपने कमाई हुई अमाउंट में से सिर्फ 10,000 रुपये भी माहाना जमा करके EFU के साथ लगा देता है, और फिर जो अभी जो इसकी जो ग्रोथ परसेंटेज है वो बहुत अच्छी है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और उसी रिटर्न के हिसाब से जब उसको इकट्ठे इतने पैसे मिल जाएं कि वो अपना घर ख़रीद सकता है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल मजबूत बना सकता है, तो उसमें क्या बुराई है? बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या वजह है कि हम लोग हर किसी को ये बोलने में मजबूर हो जाते हैं, नहीं गलत है, इस तरह नहीं करना है, तुम मेरे लेवल पे नहीं आ सकते? क्यों, क्या रीज़न है? सही। ठीक है, इसमें क्या बुराई है? आप मुझे एक बता दें। अगर मैं किसी को अगर ये ख्वाब दिखा दूं कि नहीं यार तू भी ये कर सकता है जो मैंने किया या उसने किया, तो कोई हर्ष तो नहीं है? नहीं, बल्कि वो बंदा मोटिवेट हो जाएगा जी, कि मैं भी एग्जैक्टली। ये कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे माशरे में सबसे बड़ा मसला बताऊँ क्या है कि हमने अपना लिविंग स्टैंडर्ड इतना इंक्रीज़ कर दिया है कि कम आमदनी में भी अपने आप को हमें इस तरह रखना पड़ता है कि हम कर्जे में चल रहे होते हैं। बेशक। तो ये गलत है, सही। हम सेविंग की सोच रखते ही नहीं है। सही। फिर अल्लाह ना करे, मैंने अभी सोशल एक्टिविटी का अपने नाम लिया, मेरे पास तो कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी आई है जो किसी ज़माने में ज़कात देती थी, अब ज़कात लेने पे मजबूर हो गए क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली इंतकाल कर गया। अब बच्चों को कारोबार तो संभालने आता नहीं है, बिल्कुल। बच्चों को ये तो नहीं पता कि किन से पैसे लेने या किन से नहीं पैसे लेने। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि एक कारोबारी आदमी का तकाफुल प्लान चल रहा है, ठीक है, अल्लाह ना करे उस बंदे को कुछ हो गया, अल्लाह ना करे, देखिए मौत बरहक है, बरहक, बिल्कुल। ठीक है, तो पीछे उसका ये इन्वेस्टमेंट प्लान खड़ा है, तब तक ये फैमिली अपने होश संभालेगी और अपने इनके बच्चे सीख जाएंगे कि कारोबार से पैसे कैसे निकालने हैं, पैसा घुमाना किस तरीके से या टर्नओवर किस तरह से करना है। उनके पास एक ऐसी आमदनी हाथ में होगी कि वो स्टेबल रहें, बिल्कुल। नहीं तो वो भी कहीं इदारे की लाइन में जाके लग जाएंगे मजबूर होके। सही। तो ये सर, है। इस हवाले से आपके सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, एजुकेशन हो गया, तकाफुल हो गया, तो इस हवाले से आपके मुस्तकबिल के क्या मंसूबाबंदी है, क्या लाहे अमल होंगे? अभी देखें, अभी तो सिर्फ मेरा एक ही फोकस है, चले मैं तकाफुल की सर्विसेज तो मैं कर ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम एन एग्जीक्यूटिव है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी के थ्रू मुझे मौका मिल जाता है कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी अपनी सही से कर सकूँ, एजुकेशन की जो मेरी एक्टिविटीज़ है वो भी मैं प्रॉपर्ली कर सकूँ। तो मेरा अभी सिर्फ मेन फोकस यही है कि मैं एजुकेशन की तरफ ही ज़्यादा फोकस रहूँ, अपनी करंट जो मेरी सर्विस है उसकी तरफ मैं ज़्यादा फोकस रहूँ, लोगों को इसकी अवेयरनेस देता रहूँ कि भाई तकाफुल की तरफ आप अपने कदम बढ़ाएं, डरे नहीं। देखें, रिस्क लेने से ही आदमी आगे बढ़ता है, मैंने भी रिस्क लिया है लाइफ में, मुझे नहीं पता मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है लाइफ में मेरे जो भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रिस्क लेने से ही आए, रिस्क लेने से आए, सीखने से आए और समझने से आए। तो मैं लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आओ, मैं उन नौजवानों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मुल्क से तंग आके छोड़ के ना जाए। सही। हाँ, ये आजकल बहुत हो रहा ये बहुत हो रहा है, हाँ, पाकिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, तो इस कोई मौके नहीं इस मौके कैसे नहीं होंगे, आपने मौके पैदा किए, सही, आर यू गिविंग अप ऑन द कंट्री दैट्स गिविंग यू अ लॉट, ट्रू, ठीक है, आप बाहर जाके 3rd ग्रेड सिटीज़न बनने को तैयार हैं, उनकी गालियाँ खाने को तैयार हैं, पर अपने मुल्क में 1st क्लास सिटीज़न बन के सोसाइटी को बिल्ड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कचरा है तो सर वो आपकी गलती है, बिल्कुल, आप क्यों नहीं साफ़ कर रहे? अगर यहाँ ट्रैफिक है, कोई वन वे तोड़ के आ रहा है, सर वो आपकी गलती है। अगर यहाँ ट्रैफिक पुलिस करप्ट है वो आपकी गलती है। अगर यहाँ पुलिस करप्ट है वो आपकी गलती है। आपने नॉर्म बनाया, आपने ये कल्चर बनाया, आप ख़त्म कर दें, सही, ठीक है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए या कुछ हो रहा है, तो आप बाहर आके खड़े हो जाए, क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? बेशक, इतना बर्दाश्त भी नहीं करना हाँ, चाहिए। पेट्रोल के प्राइस बढ़ते तो हम सिर्फ एक ही काम करते, पेट्रोल पंप पे रश कर देते। बिल्कुल,
ठीक है, जी हम गलत है, हमारी सोच गलत है। देखिए तैयब अर्दोगान ने एक बात करी थी, जब उसने आके तुर्की में चेंजेस की थी ना, तो उससे पूछा था कि आप ये करंट नस्ल के लिए कर रहे हो? करंट नस्ल तो करप्ट है, वो ख़त्म हो चुकी है, ये आने वाली नस्ल के लिए कर रहा हूँ मैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाली नस्ल उसी तरीके से चलती रहे जिस तरीके से हमें बर्दाश्त करना पड़ा है, हमसे पहले चलते आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तो चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है, अपनी सोच को। देखें, मैंने अपना सबसे ज़िंदगी का सबसे पहला जब इंटरव्यू दिया था तो मुझसे पूछा गया था कि ऐसा क्या देखते हो इस कौम के अंदर जो आप बदलना चाहते हो? मैं, ये जो एक बक्से में जो हम बैठे हैं ना, इस बक्से से निकलना है, पुरानी चीज़ों को भूलना है जो हमने किया, 71, 65 सब भूलना है हमें, 92 वर्ल्ड कप, ये सब भूल जाएं, ठीक है? बिल्कुल अब करंट देखें और आगे का सोचें। बिल्कुल, यानी हाल और मुस्तकबिल को हाँ, तरजीह दें। तरजीह दें, बिल्कुल माजी गया, बिल्कुल। माजी हो गया, अब ख़त्म हो गया, अब आपका हाल और मुस्तकबिल ख़तरे में और हाल बहुत बुरा है, ये तो है, बस इतनी सी बात है, सही। इसको सही कर लें। तो क्या डेडिकेशन, क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आने वाली नस्लों को आप, कि जो अपने मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सके? सबसे पहले अपने गोल, आप अपने आप को गोल ओरिएंटेड करें, ठीक है? सही। फिर अपने किबले को दुरुस्त करें, ठीक है? फिर रिलीजियस बेस्ड जो हम सोच रखते हैं ना, उसको थोड़ा सा हमें, जो फ़र्क हम करते हैं एक दूसरे में, वो ख़त्म करें। ज़बान पे जो फ़र्क करते हैं उसको ख़त्म करें, कम्युनिटी पे जो फ़र्क करते हैं उसको। यूनिटी इज़ द बेस्ट थिंग, यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप यूनाइटेड होकर नहीं खड़े रहोगे ना, तो आप ऐसे ही फिर शिकायतें करते रहोगे। शिकायत करना बंद कर दें, सबसे पहले तो शिकायत करना बंद कर दें, ठीक है? और कुछ करना शुरू हो जाए। इंसान वही कामयाब है जो अपने अल्फाज को अपने पास रखता है और अपने एक्शन से कुछ चेंज करने की कोशिश करता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये हमेशा से है। मैंने हमेशा से ये सीखता और अभी भी यही सीखता हूँ कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा होता है तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ, फिर बाद में एहसास करता हूँ यार बोलने से का क्या फ़ायदा, करने का, हाँ, करके दिखाना है, करने का फ़ायदा है। बिल्कुल। तो जितना स्ट्राइव करोगे, मेरे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, चाहे ये हों और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए, सब ने मुझे हमेशा से यही सिखाया कि आपने लगे रहना है, आपने गिव अप नहीं करना, जितना नेवर गिव अप। तो यही है, मैं आने वाले जो बच्चे हैं या अभी जो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि वो एक लेवल तक पहुंचना चाह रहे हैं और नहीं पहुंच पा रहे, तो हालात से दो चार है, तो मैं उनको यही कहूँगा, कीप स्ट्राइकिंग जितना स्ट्राइक करोगे एक ना एक दिन अल्लाह ज़रूर सुनेगा। देखें, हम बेहिस लोग हैं, अल्लाह तो बेहिस नहीं है ना, नऊज़ुबिल्लाह, वो तो सब जानता है, 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो एक ना एक दिन तो सुनेगा। बस यही है। बहुत प्यारी बातें सर, लेकिन दिल ही नहीं चाह रहा कि ये बातें ख़त्म हो। आप माशाल्लाह इतने अच्छे से बात समझा रहे हैं। अच्छा अनस शाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। जो तालीमी हवाले से आपकी एक सरगर्मी जारी है इम्पीरियम एकेडमी में, इम्पीरियम एकेडमी के आप एक जाने माने उस्ताद हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चों को। ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं आइंदा की मंसूबा साजी या मुस्तकबिल के लायह अमल क्या होंगे? अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ तो ये करनी पड़ेगी कि हमें आगे देखना है कि हमने आगे करना क्या है। बिल्कुल। हम ये नहीं बैठ के सोच सकते कि यार वो सामने वाला बंदा इसमें इतने पैसे कमा रहा है तो मैं भी जो है इसमें लग जाऊं और फिर उसमें लग जाऊं, फिर उसमें नाकाम हो जाऊं, उसके बाद मैं बोलूँ यार इस मुल्क में कुछ नहीं रखा और कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। तो ये सोच हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। आप अपना खुद का गोल सेट करें। ज़रूरी नहीं है कि जिसमें जो बंदा पैसे कमा रहा है उसमें आप भी कमा सकें। आपको थोड़ा सा अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाना पड़ता है। हमारे हमेशा एक उस्ताद थे, वो हमें ये कहते थे कि बेटा हलाल और हराम का जो अल्लाह ने फ़र्क रखा है ना, वो इस वजह से नहीं रखा कि वो बुरा है या वो है। अगर देखा जाए तो चोर तो चोरी जो कर रहा है उसकी मजबूरी है, उसको पैसा चाहिए अपने घर के लिए, तो उसको आपने हराम क्यों करा? क्यों हराम करा? अल्लाह ने हराम इसलिए किया कि जो तरीका उसने चुना वो गलत था। तो हमारे यहाँ जो है ना गोल्स, वो लॉन्ग टर्म कभी नहीं होते, हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म। कि मैं रात में सोऊं, सुबह उठूं, मेरी खिड़की के बाहर जो है ना करोड़ों रुपए रखे हों और बस मैं उठाऊं और ख़र्च करना शुरू कर दूं और मैं भी एलोन मस्क बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होता। आपने सर्वाइव करना होता है, आपने स्ट्राइव करना होता है, आपने हार्ड वर्क करना होता है। इम्पीरियम एकेडमी जब हमने स्टार्ट की तो हमारा जो गोल था वो यही रहा है शुरू से कि किसी तरीके से बच्चों को ऊपर लेकर आए, ठीक है? अब जो नस्ल अभी है करंटली वो चली जाएगी, बिल्कुल। जो आने वाली नस्ल है उसके लिए हमें एक लेगेसी छोड़नी है। इम्पीरियम एकेडमी एक ऐसे लेगेसी छोड़ना चाहता है
कि जब आने वाला बच्चा है ना वो उसको एज अ होप देखे, एज अ इंशाल्लाह, लाइट देखे कि इंशाल्लाह, यार ये वो रोशनी है जिससे हम अपने अंधेरों से और गरीब गुर्बत से बाहर निकल सकते हैं। इंशाल्लाह। तो इसी लाहे अमल के ऊपर इंशाल्लाह हमारी इम्पीरियम एकेडमी चलेगी और यही एक तालीम का एक नस्ब करने का और तालीम को आम करने का एक तरीका है। बेशक, बहुत शुक्रिया अनस शाहिद साहब आपका, शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें की। जनाब बिलाल मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें थैंक यू सो की। मच। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह। और मैं शुक्रगुजार हूँ सर दोबारा आपकी कि आप तशरीफ लाए थैंक प्रोग्राम यू में। सो मच, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। और प्रोग्राम दीन से दुनिया तक में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।